सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनटीए अभ्यास की इस क्वेश्चन सीरीज में, जिसके 12 सेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 13 सेशन करने वाले हैं। बाकी के जो 12 सेशन है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से उन सेशंस को आप देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहता है, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस संरचना में शंकु कोशिकाओं की सांद्रता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स? अंधबिंदु, फोबिया, जलीय कोष्ठ या फिर काचाप द्रव कोष्ठ? तो इसका राइट आंसर होगा फोबिया। फोबिया जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न। उनके पोषण या खाद्य के स्रोत के आधार पर जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है, जिसे उनके रूप में जाना जाता है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन विच इज नोन एज देयर। पोषी स्तर, स्थायी अवस्था, खाद्य जाल या फिर स्तर विन्यास? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिक लेवल, यानी कि पोषी स्तर। पोषी स्तर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। भारी और हल्के मेरोमायोसिन किसके घटक हैं? हैवी एंड लाइट मेरोमायोसिन आर कंपोनेंट्स ऑफ। देखिए मांसपेशियां जो होती हैं उनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तंतु होते हैं। ठीक है, मायोसिन जो होता है वो भारी और हल्की दोनों प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनके मेरोमायोसिन से बना होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मायोसिन फिलामेंट, यानी कि मायोसिन तंतु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। प्रचुरता में तंतु कोरक बक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाओं की उपस्थिति वाले संयोजी उत्तक हैं। कौन से हैं संयोजी उत्तक? कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि तो बताना है आपको। एक तरफ आपके टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, दूसरा उसकी लोकेशन लिखा है कि वो कहां होते हैं। जैसे कि वसा उत्तक के आगे लिखा है कि त्वचा के नीचे, तो आपको बताना है कि ये सही है या फिर राइट है, या फिर इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है एरियोलर टिश्यू, जो कि बीनीथ द स्किन, यानी कि त्वचा के नीचे जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट होगा। ये एक प्रकार का संयोजिक उत्तक होता है। ठीक है, चलिए ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ये तो आप सभी को पता है। इसके साथ साथ ये वो जो अपने अंग होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं और उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट? तो मूवमेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है ये आपको बताना है। अच्छा, गति क्या होती है? गति होती है कि हम एक जगह पर हैं और चलकर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हमारे में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, इसी परिवर्तन को हम गति कहते हैं। जरूरी नहीं कि चलना ही सिर्फ गति है। एक चीज हम उठाकर, एक बुक है हमारे पास, अगर उसे उठाकर हमने यहां पर रखा है तो भी हमारी गति हो रही है। ठीक है, गति का मतलब स्पीड नहीं होता, ये तो मीनिंग है। मतलब चलना नहीं होता ओनली। गति का मतलब ये होता है कि एक चीज, कुछ चीज में परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी भी चीज में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब उस चीज में गति हो रही है। तो आपको गति का एग्जाम्पल बताना है, तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, ब्लीटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड हो गया, फ्लेक्सिनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ लिम्स हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट है, गति के एक उदाहरण है। ठीक है, तो तीनों ही बिल्कुल राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए
आगे है कि उद्योगों और घरों से बाह्य स्राव जैसी मानव की गतिविधियों से प्रदूषक काल प्रभावन प्रक्रिया को मूल रूप से त्वरित कर सकते हैं, जिसे किस रूप में जाना जाता है? Pollutants from man's activities like influence from the industries and home can radically accelerate the aging process known as biomagnification, BOD, accelerated या फिर COD। तो इसे बोलेंगे हम त्वरित सुपोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का चयनात्मक पुण्य अवशोषण मुख्य रूप से होता है। द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस मेनली इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ संवलित नलिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आपको गलत स्टेटमेंट को चूज करना है, ए बी सी या फिर डी में से। ए बी सी डी और ई में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, यानी कि सी और ई जो दिए गए हैं, सी में बोला गया है कि मिजोसम कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करता है, जबकि जो मिजोसम है वो कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के प्रसार से बनती है। और ई दिया गया है प्रोकैरियोट्स में अंतः झिल्ली कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और ई बिल्कुल राइट होंगे। चलिए अगला प्रश्न। नील्य शिथिल होते हैं और नील्य दाब गिरता है, जिसके कारण अर्थ चंद्र कपाटिकाएं बंदहो हो जाती है। यह घटना किससे संबंधित है? द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valves. These events are related to then option number C is right, नील्य अनुशीतलन, वेंट्रिकुलर डिएस्टॉल। नील्य अनुशीतलन जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अगला प्रश्न। एक पादप का एक समुच्चय 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात की अवधि में उगाया गया था और यह पुष्पित हुआ, जबकि दूसरे समुच्चय में रात के चरण को प्रकाश की चमक से बाधित किया गया और इसने एक पुष्प का उत्पादन नहीं किया। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत आप इस पादप को स्थान देंगे? One set of a plant was grown at 12 hours a day and 12 hours night period, and it flowered, while in the other set, night phase was interrupted by a flash of light and it did not produce a flower. Under which one of the following category will you place this plant? Long day plant, day natural plant, short day plant या फिर A and B? देखिए, जो पादप दिन और रात की जो दीप्ति काल होता है उसकी समान अवधि में जो फ्लावर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक अवधि उदासीन पादप कहा जाता है। ठीक है, एक अवधि उदासीन पादप कहा जाता है। तो जिन्होंने एक फ्लावर नहीं दिया तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अल्प अवधि पादप, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसके बीच में शादी कराने से जन्म लेने वाले बच्चे की मृत्यु हो सकती है? चाइल्ड डेथ में अक्यूर इन द मैरिज बिटवीन RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव वुमेन, या फिर नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो
इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वो बिल्कुल राइट है। अगर मेल RH पॉजिटिव है और वुमेन RH नेगेटिव है तो इन दोनों की अगर शादी होती है तो इनसे जन्म लेने वाले बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और RH कारक की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडिस्टर ने की थी। ठीक है, देखिए होता क्या है, RH पॉजिटिव पुरुष का एक बच्चा RH पॉजिटिव ही होगा, आपको पता है, चाहे माँ RH फिर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। इसलिए जब RH पॉजिटिव बच्चे का जो खून है, जो ब्लड है, वो RH नेगेटिव माँ के ब्लड से मिल जाता है, तब माँ के जो ब्लड होते हैं उसमें कुछ प्रतिरक्षी होती है, एंटीजेंस होते हैं, उसी की वजह से बच्चे की जो है वो मृत्यु हो सकती है। और अगर जन्म होता भी है तो शुरुआती जो वर्ष होते हैं, शुरुआती जो साल होते हैं, उनमें यही संभावना रहती है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, इसीलिए कह देते हैं ना इस पे शनि भारी है, इस पे शुक्र भारी है, वो इसीलिए भारी होता है। साइंस इसीलिए हर चीज़ को नहीं मानती है, क्योंकि साइंस के पास उस हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न है। अब शनि भारी के पीछे का रीज़न ये आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट, तिलचट्टा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉकरोच। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है कि दोनों लिंगों में 9वें खंड में संयुक्त तंतुमय संरचनाओं का एक युग्म होता है, सॉरी, जिसे गुद्दा पुच्छिका कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग का अर्थ है। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए वाटर बॉडी मीन्स। जल प्रदूषित नहीं है, जल कम प्रदूषित है, जल निकाय में बहुत से जीवन और जैव प्रदूषक है, या फिर नन ऑफ दिस। Option number C is right. Water body contains lost of life forms and organic pollutant. ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में बहुत उपयोगी पाए जाने वाले 2 जीवाणु कौन से हैं? 2 बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। A, B, C या फिर D में से कौन सा होगा, आपको बताना है। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर D इज राइट। एस्चेरिचिया और एग्रोबैक्टीरियम, एस्चेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज राइट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। बैसिलस थुरिजियनिस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। Bacillus thuringiensis is widely used as कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कृंतकनाशी, या फिर नन ऑफ द अबव। इंसेक्टिसाइड, वेडिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, या फिर नन ऑफ दीज। देन इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्टिसाइड, यानी कि कीटनाशी। लास्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। देन C4 चक्कर में प्राथमिक CO2 ग्राही एक 3C अणु है। नंबर 1 डैश और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इस स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम डैश है। तो इस स्टेटमेंट को आप पूरा कीजिए, कैसे होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब इसको हम पूरा पढ़ते हैं। C4 चक्कर में प्राथमिक CO2 ग्राही एक 3C अणु है। PEP और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और इस स्थिरीकरण के लिए उत्तर एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेस हैं। क्लियर है गाइस। चलिए अगला प्रश्न। एक जनसंख्या में जो उस जन्म दर को प्रदर्शित करती है जो मृत्यु दर के समान होती है सूचित करती है। ए पॉपुलेशन दैट एग्जिबिट्स बर्थ रेट्स दैट आर आइडेंटिकल टू द डेथ रेट इम्पाइल्स।
देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पठार प्रावस्था, पोलेटिव फेज। अगला प्रश्न, दो विभिन्न एंजाइमों की उत्प्रेरक दक्षता की तुलना किसके साथ की जा सकती है? द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय इट्स किलोमीटर वैल्यू, its pH optimum value, the molecular size of the enzyme, and next the formation of the product. The right option is its kilometer value. चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु पर लागू नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरस? अभी वायरस का समय चल रहा है, देन स्टे होम स्टे सेफ, जरूरी हो तभी बाहर जाइए, और बाहर भी जाएं तो भी पूरा अपना फेस वगैरह कवर करके रखिएगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द वायरस रिप्लिकेट्स ऑटोनॉमसली इन द एब्सेंस ऑफ ए होस्ट। विषाणु एक पोषी की अनुपस्थिति में स्वतः रूप से प्रतिकृति करता है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, सुमेलित युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैच्ड पेयर। ए, बी, सी और डी में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है, अदर को आपको इग्नोर करना है। देन जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वायरॉइड नेक इन्फेक्टिव आरएनए, वो बिल्कुल आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देन गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड डिटेल्स आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी 13 सेशन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इन सारे सेशंस को देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।